Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the new topic of our chapter, that is respiration. So let's move to the classboard. So dear students, now respiration. तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया और फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था कि जो एनर्जी है वो बना लेगी, फूड जो है उसके अंदर स्टोर कर लेगी थी. द एनर्जी हैज़ बीन स्टोर्ड इन द फूड, जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए गए थे शुगर्स के अंदर. और उसमें जब ATP और NADPH इस्तेमाल हुआ था, आपको डिटेल से बताया गया, समझाया गया. तो जितनी भी एनर्जी थी उन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि शुगर्स बनाई गई, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए गए टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें वो स्टोर हो गई. अब स्टूडेंट्स, ये अवेलेबल कैसे होगी? ये जो एनर्जी स्टोर हुई है उन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में, वो किस तरह से अवेलेबल होगी जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे. तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स शुगर की शक्ल में या इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स वो बने थे, तब एनर्जी यूटिलाइज हुई थी और उनके अंदर स्टोर हो गई थी. अब जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो तभी इनमें से हमें एनर्जी मिल सकेगी. इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, एनिमल्स खास तौर पर, उनमें स्टार्च की शक्ल में हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं और अल्टीमेटली उसका ब्रेकडाउन होने के बाद जो फाइनली जो हमारे लिए सूटेबल है, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज़ ग्लूकोज. क्लियर? तो अब वो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगी, यानी जब वो बर्न होगी, तो तब ही जो स्टोर्ड ग्लूकोज के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी उनके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में, दैट विल बी मेड अवेलेबल. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, all living organisms, all living organisms require free energy for their vital activities. जितनी भी एक्टिविटीज़ वाइटल हो रही हैं उन सब के लिए तमाम ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए. एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम the energy comes from the oxidation of absorbed food. जो खुराक एब्जॉर्ब हो चुकी है, एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो ब्लड में शामिल हो चुकी है, ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड, तो उसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तभी वो एनर्जी जो है वो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल होगी. अब उस एब्जॉर्ब्ड फूड की ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन. द ऑक्सीडेशन of absorbed food means the glucose especially requires oxygen. और अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? This oxygen will be provided by the respiratory system, and that will be discussed in chapter number 13 in detail. तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. किस तरह से? थ्रू गैसियस एक्सचेंज, so that in order to make available the oxygen to the cells जहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन होनी है. ठीक है? रेस्पिरेशन जो है
respiration is a universal process, universal in the sense कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, इस रेस्पिरेशन को इस्तेमाल करेंगे. देयर इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच the breakdown of complex carbon containing compounds takes place inside the cell or within the cell, and letting the cell to harvest maximum energy by the breakdown. By the breakdown of food's कार्बन चेन. अब फूड के अंदर कार्बन चेन को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ा जाएगा और उनका कार्बन चेन के अंदर जो मौजूद एनर्जी थी, जो कि जब ये कार्बन चेन बन रही थी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की शक्ल में, उस वक्त एनर्जी इनके अंदर स्टोर हो गई थी. तो जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो तब वो जो एनर्जी है उसको वहाँ से सेल हार्वेस्ट करता है, मतलब उसको इस्तेमाल करता है, उसको निकालता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है. अब स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन एनिमल्स, बिकॉज वी आर हियर कंसर्न with the animal portion. So in animals, and the plants, also the respiration occurs at two levels. दो लेवल्स पे होती है. क्लियर? आगे चल के चैप्टर नंबर 13 में भी इसका थोड़ा जिक्र आएगा. ठीक है, तो दो लेवल पे होती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड ओवर हियर विद द एनिमल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेस डेफिनेट होता है, तो उनके अंदर ये वाला जो लेवल्स हैं वो दोनों लेवल्स ऑब्जर्व सही तरह से नहीं किए जा सकते, बिकॉज हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे चल के भी आपको डिस्कस किया जाएगा चैप्टर नंबर 13 में कि प्लांट्स के अंदर चूँकि ऑर्गन सिस्टम लेस डेफिनेट होने की वजह से इनके अंदर सही तरह वाजे नहीं होता, तो उनमें हर सेल को इंडिविजुअली अपना गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है. लेकिन एनिमल्स के अंदर दो लेवल स्पेशली मौजूद हैं. नंबर 1, दैट इज external respiration, इसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो बहुत कॉमन है, या इसको हम सिंपल जो है वो वेंटिलेशन भी कहते हैं. ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये दो लेवल्स में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रही होती है एक्चुअली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो द गैसियस एक्सचेंज means oxygen and carbon dioxide between the organism and its environment
is called breathing, या तो उसको हम breathing कहते हैं, सांस लेने का अमल, और external respiration. External respiration. Clear, dear students? और दूसरी जो टाइप है, जो दूसरा लेवल है, और ये कहां पर हो रहा है? एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल, बिकॉज ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान में गैसेस का तबादला हो रहा है, इस वजह से इसको हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल कहेंगे। क्लियर? जो ब्रीथिंग है इट अकर्स एट द, और द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट अकर्स एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। दूसरी जो टाइप है, तो दूसरा जो लेवल है रेस्पिरेशन का, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो दिस इज नंबर 1, and the second level is cellular respiration. तो नाम से जाहिर है कि ये किस लेवल पे हो रहा है? सेल लेवल पे। क्लियर? सो द सेलुलर रेस्पिरेशन that occurs in the cell, उसी तरह से, ठीक है, सेल की तरह हो रही है, in which the carbon chain is broken down step by step. स्टेप्स के अंदर ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एंड द एनर्जी रिलीज्ड is utilized by the cell. Clear? So that is known as cellular respiration. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और आमतौर पर जो ब्रीदिंग होता है, ये इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, ये थोड़ा सा एक्टिव प्रोसेस है। तो ये 2 लेवल हैं डियर स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन के। क्लियर? सो ये दीज आर द 2 लेवल्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो याद रखिएगा ये लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है? Levels. Now the types of respiration. If we talk about the types of respiration, जी डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कितनी टाइप्स है रेस्पिरेशन की? चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में जी। सो कितने टाइप्स हैं? So there are 2 types of respiration. शाबाश। कौन कौन सी? Aerobic respiration and anaerobic respiration. Clear? Respiration. Clear? तो एरोबिक एंड एनाएरोबिक चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा था बैक्टीरिया के हवाले से भी, एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, तो उसी तरह से टर्म है विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्चुअली ये रेस्पिरेशन जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Clear? और जो respiration, the type of respiration which occurs in the absence, the type of respiration that occurs
in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. या इसको हम एक और भी नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स. क्या नाम पढ़ा था आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम? ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन. शाबाश. ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों टाइप्स जो है रेस्पिरेशन की, इन दोनों में एक स्टेप कॉमन है. वन स्टेप इज कॉमन, और वो स्टेप क्या है? दैट इज ग्लाइकोलिसिस. क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस. So in glycolysis, the glucose, which is a 6-carbon compound, आपको पता है, that is a monosaccharide and hexose, is converted into 2 molecules of pyruvic acid, which is a 3-carbon compound, by a series of reactions. एक series है पूरी reactions की, series of reactions. इसमें 10 स्टेप्स में होगा. हमने तो ग्लाइकोलिसिस को जस्ट डिफाइन कर दिया, और इससे पहले आप भी सिर्फ यही डिफाइन करते थे. इस चैप्टर में इसकी डिटेल आएगी. ये इतना सादा नहीं है कि ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया. इट टेक्स 10 स्टेप्स टू कन्वर्ट द वन ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. क्लियर? वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ग्लाइकोलिसिस, इसका याद रखिएगा, इट लिटरली मीन्स ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको एंड लाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट करना. ग्लाइको इज फॉर द शुगर. ग्लाइकोलिसिस लिटरली मीन्स breakdown or splitting of sugars. क्लियर? और रिसोर्स इस स्टेप में होता क्या है? चूंकि ये इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, दिस स्टेप इज, इसको लिख लीजिए साथ में, ये फर्स्ट स्टेप है दोनों रेस्पिरेशंस में. इट इज ऑक्सीजन इनडिपेंडेंट. इसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी वजह से ये दोनों के अंदर हो रहा है, एरोबिक और एनारोबिक के अंदर. क्लियर? और हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ग्लाइकोलिसिस. Glucose, which is a 6-carbon compound. Clear? Its formula is, yes, C6H12O6. Clear? It is converted into 2 molecules of pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid, which is a 3-carbon compound. तो 3 जमा 3 6. Into 2 molecules of C3H4O3. Clear? So that is pyruvic acid. So देख सकते हैं 3-कार्बन कंपाउंड है, जिसका फार्मूला, ये उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर. और यहाँ पर एक और काम है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 2NAD. They are
converted into 2NADH2। क्लियर? तो यहाँ पर 2 NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। आगे चलकर डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, जब पायरुवेट बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, उसके बाद की जो कहानी है वो डिपेंड करेगी एक तो सेल टाइप पे, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे, और तीसरा प्रिवेलिंग कंडीशंस के ऊपर। क्लियर? तो प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या हैं? उसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी है, नहीं है, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, वॉट एवर इट इज़। और दूसरा इसमें कि वो सेल कौन सा है जिसमें जो है पायरुवेट आगे एंटर हो रहा है। ठीक है? तो उसके बिहाफ के ऊपर फिर पायरुवेट जो है आगे चलकर मज़ीद एंटर होगा एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में, जिसको हम आगे चलकर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये फर्दर आगे 2 तरह की होगी। इसको हम डिटेल से देखेंगे आगे चल के। यानी कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या कह रहे हैं? फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन हम कह सकते हैं 2 तरह की है, या यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह की। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये 2 तरह की फर्मेंटेशंस हैं, यानी कि 2 टाइप्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएंगी, और तीसरी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पायरुविक एसिड जो है या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आके प्रोसीड करेगा, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में प्रोसीड करेगा, या फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा अगर ऑक्सीजन है। ठीक है? अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन आगे कंटिन्यू करवा दी जाएगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन आगे चलकर यहाँ पर हम इसको समराइज कर लेते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन आगे इसकी फर्दर 2 टाइप्स, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ये आगे 3 स्टेप्स में मुकम्मल होगी। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा इसके आगे 3 स्टेप्स हैं। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में जो है वो कन्वर्ट हुआ। नंबर 2 दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। Number 3, that is Krebs cycle. Number 4, the respiratory chain. Respiratory chain. इसमें से पहले जो पहला स्टेप है, it occurs in the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मीन साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में उसके जो हमने पार्ट पढ़े थे, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, वहीं पर इसके सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगले जो 3 स्टेप्स हैं ये होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो आगे चलकर हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, डिटेल के साथ स्टडी भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।